कई लोग कहते हैं कि बोरो लोग चाइना से आई है, वो लोग चाइनीज है, और कुछ लोगों का कहना है बोरो लोग असुर यानी दानव था। क्या बोरो ट्राइब चाइनीज है और क्या वो लोग असुर थे? बोरो ट्राइब की इतिहास बेहद ही दिलचस्पी है। बोरो लोग इंडिया नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य में रहने वाले ट्राइब है। ये प्राचीन काल से ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहकर अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। बोरो ट्राइब असम के अलावा वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में अपनी जिंदगी जी रही है। नेपाल में रहने वाले बोरो लोग बहुत ही कम बोरो भाषा बोलते हैं। वहाँ ज्यादातर नेपाली भाषा बोली जाती है। अगर बोरो भाषा इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले समय में नेपाल से बोरो भाषा पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का न्यू बोडो जनरेशन थोड़ी भी बोरो नहीं आती। वेस्ट बंगाल में रहने वाले बोरो लोग अच्छी तरह बोडो भाषा बोल पाते हैं। प्राचीन काल समय बोरो लोगों को कछारी, मेच, बोरो कछारी एवं बोडो अलग अलग नाम से बोरो के इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। 1000 साल पहले हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में बोडो नामक एक क्षेत्र था। तिब्बत और चाइना के पश्चिम उत्तर दिशा भाग को लेकर इस बोडो स्थल को बनाया गया था। बोरो लोग तिब्बतो बर्मन भाषा बोलने वाले इंडो मंगोलियोड वंश का एक जाति है। 2000 साल पहले मंगोलिया और साइबेरिया में कुछ लोग बोरो लोगों को घूमते हुए देखा गया था। प्राचीन काल समय में बोरो लोगों को किरात, मलयज, असुर और दानव, राक्षस आदि नामों से भी उल्लेख किया गया है। उत्तरी कछार में दिमासा और नेपाल में मेचे नाम से भी बोडो लोग जाना जाता है। बोडो वर्ड को पहली बार इस्तेमाल किया था 1846 में। इससे पहले बोरो का नाम किरात थे, यानी आज के समय बोडो। वही समय जन्म लिए थे बोरो के बहुत सारे वीर योद्धा, जिन्होंने बोरो समुदाय को बचाने के लिए शत्रु से युद्ध लड़े थे। समदन कछारी योद्धा देमालू, बासराम, जावलिया देववान यानी सिकोना योद्धा, ये सब बोरो इतिहास के लिए लड़ने वाले बोरो लड़का योद्धा थे। सिर्फ लड़का ही नहीं, गांबारी, वीरगश्री, तेनपाखरी, ये सब बोरो लड़कियों योद्धा थे। उन सब योद्धाओं की अपनी अपनी मजेदार कहानियाँ बोरो इतिहास के पुरानी पन्नों में है। उनमें से खून अभी भी बोरो के एक इंसान में है, वही है रंजन देमारी। उनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने अभी भी अलग सा बोरो राज्य पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देमालू योद्धा की कहानी काफी मजेदार है। बचपन में ही योद्धा देमालू अनाथ हो गए थे। 7 साल की उम्र तक उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया था। जब देमालू का पैदा हुए थे तब उसकी उम्र बाकी लोगों की तुलना में तेजी से बढ़ गए थे। बचपन के समय जब वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गए थे, उसी दौरान उसने बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए एक साथ 2 खूंखार बाघों को मार गिराया था। उसी समय से ही लोग उनको वीर देमालू नाम से पुकारने लगे थे, और सच में देमालू बोरो वीर योद्धा बन गए थे। बड़े होते होते देमालू भगवान शिव जी का भक्ति करते रहे। प्राचीन काल से ही बोरो लोगों का धर्म बाथो रहे। बाथों के अंदर यूफोबिया पौधा यानी स्पर्जस प्लांट होते हैं। वो पौधा कैक्टस की तरह होता है, जिनको बोरो लोग मानते हैं कि उसमें नेचुरल सुपर पावर होता है। एक दिन वीर देमालू योद्धा के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए, और भगवान शिव जी वीर देमालू की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। भगवान शिव ने देमालू से कहा कि वो उनकी किसी भी एक उंगली को पकड़ के वरदान मांग ले, लेकिन देमालू ने पूरी उंगली पकड़ ली थी। शिव महादेव थोड़ी नाराज थे, पर देमालू उनकी बहुत बड़ा भक्त भी थे। भोले बाबा से वरदान मिलने के बाद वीर देमालू और भी बलवान हो गए थे। वरदान के कारण देमालू योद्धा को कोई भी शत्रु युद्ध में हरा नहीं सकते थे। दीमापुर राज्य के गौरव को बनाए रखने के लिए देमालू के अंदर जलती हुई भावना थे। देमालू के पास वरदान में मिली कवच थे। देमालू के पास वरदान में मिले बिजली की तरह दौड़ने की शक्ति थे। योद्धा देमालू को बहुत ऊंचाई तक कूदकर छलांग लगा सकता था और उनको तेजी से हमला भी कर सकता था। एक दिन बहादुर देमालू ने अपनी सेना के साथ बर्मा के राजा को हराया था, और जीत के बदले में सफेद हाथी और एक चमकदार हीरा लाए थे। इस हाथी को हिडिंबा की राजधानी दीमापुर ले जाया गया था। कुछ समय बाद योद्धा देमालू को शत्रुओं ने पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। एक दिन दुश्मन ने वीर देमालू को एक विशाल हाथी से कुचलकर मारने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन देमालू एक ही समय में 2 हाथियों से लड़ने की क्षमता थी। दुश्मन ने देमालू को मारने के लिए उनकी सौतेली माँ से मदद मांगी। अगर उनको मारने की राज बता दिया तो देमालू की सौतेली माँ को दुश्मन से बहुत सारे धन और सोना मिलने वाली थी। परंतु देमालू की सौतेली माँ को भी पता नहीं था कि देमालू को कैसे मारा जाए।
क्योंकि उनको किसी भी बलपूर्वक नहीं मारा जा सकता था। एक दिन देमालू की सौतेली माँ को रहस्य पता चली। एक गर्मी की रात थी जब आकाश में पूरा चांद चमक रहा था, ऊपर नीले क्षितिज में मंडरा रहा था। उसी समय वीर देमालू नींद और थकान से कारागार के अंदर सो रहे थे। तब उनकी सौतेली माँ के साथ शत्रुओं ने देमालू के कानों में गर्म सीसा डाला गया और उनके पूरे शरीर में भी पिघला हुआ सीसा डाल दी। उसी समय बोरो की वीर योद्धा देमालू की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई, पर उसने ठीक मरने से पहले पूरी बोरो प्रजा को ही श्राप दे दिया कि आज से बोरो वंश में कोई भी योद्धा जन्म नहीं होगा। बोरो की सब कुछ शत्रुओं द्वारा छीन लिया जाएगा। भविष्य में कभी भी बोरो लोग सफल नहीं होंगे। आज भी वीर योद्धा देमालू की यह श्राप बोरो लोगों की यादें में है। आज उसकी मूर्ति के नीचे बोरो लोग पूजा करते हैं ताकि उसका श्राप समाप्त हो जाए। बोरो लोग उस महान योद्धा को जोहुलाव देमालू नाम से आज पुकारते हैं। उनकी सबसे बड़ी मूर्ति कोकराझार शहर के कारेगांव में है। वैसे बोरो की एक मशहूर इलाका पर्वत जोरा को कौन नहीं जानता, जिन इलाका के अंदर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मोद जन्म लिए थे। ज्यादातर बोरो की NDFB युद्ध पर्वत जोरा इलाके पर भी हुए थे। पहले समय पर्वत जोरा इलाके बहुत सारे कीमती पेड़ पौधे से भरा हुआ जंगल था। वहाँ पर अलग अलग आवाज के पशु पक्षी भी देखने को मिलती थे। कुछ बहुत सारे गांव और जगह को एक साथ नाम रखा गया था पर्वत जोरा। आप लोग इस मैप के द्वारा कुछ गाँवों देख सकते हैं और वो जगह काफी सारे फूलों की गंध से भरे थे। जंगल बहुत घने और जंगली सब्जियों की कमी नहीं थे। उस पर्वत जोरा जगह की एक पुरानी गाना भी बने थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज धीरे धीरे पर्वत जोरा की सुंदरता घट रही है। पुरानी समय से ही बोरो लोग जादू टोना या डायन ये सब मानते आ रही है। डायन का मतलब बुरा डरावनी इंसान, जो जादू टोना सीखकर लोगों की अच्छा वो नहीं देखना चाहते। ये सब बोडो गांव में होता आया, जिसको बोला जाता है डायन। लेकिन जो लोग साइंस को मानते हैं वो लोग ऐसे कुछ नहीं मानता, लेकिन रात्रि के समय निकालते हैं। ऐसे में जरूरत से ज्यादा विश्वास करके बोरो लोग अंधविश्वास में आकर किसी के परिवार को ही डायन समझकर खत्म कर दिया था। शाम के समय यानी रात होने के समय में मुर्गा आवाज करना, रात में उल्लू अलग तरीके से आवाज निकलना, दिन के समय लोमड़ी की आवाज, रात में कुत्तों का रोने की आवाज, रास्ते में काला बिल्ली रास्ता पार करना और अलग तरह की आवाज निकलना, सुबह समय कौवा की आवाज सुनाई देना, ये सब बोरो लोग अशुभ मानते हैं, जैसे कि कोई उनके साथ बड़ी मुसीबत आने वाले हैं। लेकिन आज साइंस युग में ये सब कम होते गए। नॉर्थ ईस्ट के सबसे प्राचीन निवासी लोग बोरो कछारी थे। वहाँ कदम रखते ही बोरो कछारी लोग खेती करना शुरू कर दिया था। प्राचीन इतिहास समय बोरो में जो लड़कियाँ कामों में कुशल नहीं थे, जैसे खाना बनाना, वीविंग करना, खेती में धान वगैरह का काम, अगर इन सब काम को नहीं करना आता तो कोई भी बोरो लड़का उस लड़की से शादी नहीं करते थे। इसलिए पुराने जमाने से ही बोरो लड़की लोग भी काफी एक्सपर्ट और टैलेंटेड है। बोरो गांव के किसी भी घर में वीविंग होते थे और आज भी देखने को मिलती है, जहां वो लोग खुद का ट्रेडिशनल कपड़ा बनाती है। बोरो लोगों की ये कुछ खास तरह के संगीत यंत्र है। देखने में ये वायलिन जैसी है, लेकिन बोरो भाषा में उसको सेरजा बोलती है। ये वायलिन से थोड़ा अलग है, जिसको बोरो लोगों की लंबी इतिहास में सांदो बाउदिया नामक एक बोरो लड़का ने अकेले जंगल में जाकर बजाया करते थे। बोरो के सबसे पुराने और पहला फीमेल सिंगर थे सुलेखा बसुमतारी। उन्होंने 1979 में ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी गाया था। सुलेखा को बोरो लोग क्वीन ऑफ म्यूजिक नाम से भी जाना जाता है। उनको कॉमन हिल माइना बर्ड यानी मैना पक्षी नाम से भी लोग पुकारते हैं, यानी बोडो लैंग्वेज में देमकनी रानी दाव महीना। सुलेखा बसुमतारी क्लास 5 से ही गाना गाने शुरू कर दिया था। उनका जन्म तारीख 28 जनवरी 1962 में चिरांग डिस्ट्रिक्ट बैजनी में हुई थी। सुलेखा अक्सर लता मंगेशकर की गाना सुनता रहता था। उनको लता मंगेशकर की आवाज पसंद थे। उन्होंने बोडो फर्स्ट मूवी अलायारोन में भी गाना गाया था। अलायारोन फिल्म रिलीज हुए थे 13 मार्च 1986 को। उस समय गाना कैसेट्स पर स्टोर हुआ करता था और कैसेट्स के बाद कॉम्पैक्ट डिस्क आई, यानी CD का जमाना। आज सुलेखा बसुमतारी प्राइमरी स्कूल में टीचर की काम करते हैं।